हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीएस रवि नागपाल आज बात करने के लिए आया हूं आपसे सीएस फाउंडेशन के फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल डिस्कशन केवल करेंगे आज हम। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। मेरा नाम रवि नागपाल है। मैं बीकॉम ऑनर्स, ACS मीन्स एसोसिएट मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, LLB, that is Bachelor of Laws, and CIIB, which is Certified Associates of Indian Institute of Bankers. ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मैंने अपना CS 1980 में किया था। पिछले 14 साल से मैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया पर भी मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं और पिछले 8 साल से फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वहां पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज अकाउंटिंग एंड द सेकंड वन इज ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में 9 टॉपिक्स हैं, वेयर एज ऑडिटिंग में 4 टॉपिक्स हैं। अकाउंटिंग 70 मार्क्स का पेपर होगा और ऑडिटिंग 30 मार्क्स का पेपर होगा। इन ऑल ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग में जो टॉपिक कवर किए जाने हैं उसमें पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस बारे में डिस्कशन होगी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इन डिटेल। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में बात की जाएगी जर्नल बुक, लेजर बुक, सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि अगर रिकॉर्डिंग करते समय या पोस्टिंग करते समय कुछ मिस्टेक हो गई तो उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए कटिंग नहीं की जा सकती। कटिंग इज अ क्राइम इन अकाउंटिंग। उसको हम ठीक करते हैं बाय पासिंग अनदर एंट्री विच इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम करेंगे 3 डिफरेंट सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन होगी कि अगर अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुए हैं और ड्यूरिंग द ईयर ही एरर्स पता चल गई, तो उन एरर्स को कैसे ठीक किया जाए। और वो भी उसमें भी 2 पार्ट्स होंगे कि अगर 1 साइडेड एरर है तो किस तरह से किया जाए और 2 साइडेड एरर हो तो कैसे किया जाए। सेकंड सिचुएशन इसमें होगी कि जब ट्रायल बैलेंस तो बना दिया गया लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अभी फाइनलाइज नहीं हुई। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम रेक्टिफिकेशन अगर 1 साइडेड है और 2 साइडेड है तो उसपे किस तरह से किया जाए। और इसी में थर्ड सिचुएशन होगी कि अगर इस साल की बैलेंस शीट फाइनलाइज होने तक भी एरर्स के बारे में पता नहीं चला और उन एरर्स का हमें जाकर पता चला नेक्स्ट ईयर में, तो फिर उन एंट्रीज को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए। इन 3 डिफरेंट सिचुएशन में 1 साइडेड और 2 साइडेड एरर्स को डिफरेंट तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो उसमें हम डिटेल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी आइटम्स कैपिटल नेचर की हैं और कौन सी आइटम्स रेवेन्यू नेचर की हैं। इस रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स पर काफी क्वेश्चंस सीएस के एग्जामिनेशन में आते हैं। उसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस आइटम को वहां दिखाया गया है वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है।
तो वो डिस्कशन कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स में होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग सीखेंगे कि बैंक बीआरएस में बनाते समय जो बैंक का बैलेंस है और बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक को किस तरह से रिकंसाइल किया जाए। अगर दोनों में डिफरेंस है, जो कि नेचुरल है, क्योंकि कई आइटम्स ऐसी होती हैं जो कैश बुक में अपीयर हो रही होती हैं लेकिन पासबुक में नहीं होती हैं, या पासबुक में अपीयर हो रही होती हैं लेकिन कैश बुक में नहीं होती हैं, तो ऐसी आइटम्स के कारण कैश बुक का बैंक कॉलम जो है उसका बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आता है। लेकिन बैलेंस होना तो बराबर चाहिए, क्योंकि जो आइटम्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में लिखी गई हैं वही पासबुक में होनी चाहिए। लेकिन सर्टेन रीजंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने चेक डिपॉजिट कराया लेकिन बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ, या फर्म ने चेक इश्यू कर दिया लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तो इसलिए कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट डिफरेंस होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कॉजेस को लिखा जाता है और बीआरएस बनाई जाती है। तो हम बीआरएस में ये डिस्कशन करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते समय फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन के वेरियस मेथड्स हम डिस्कस करेंगे और इस बारे में आपको जानकारी देंगे कि जनरल टर्म्स में तो जिस तरह से बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन जो है इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू इट्स यूज और ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, लेकिन ये जनरल टर्म्स में। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का रोल वैल्यूएशन के साथ नहीं होता। डेप्रिसिएशन हैज नथिंग टू डू with valuation of asset in case of accounting for depreciation. वो केवल allocation of expired cost होती है over the expected useful life of the asset. मैं क्या कहना चाहता हूं, depreciation जो हम बोलते हैं जनरली हम कह देते हैं कि depreciation reduction in value of asset है, ये बात सही है, वो है, लेकिन depreciation accounting में जो असेट है उसकी वैल्यूएशन से कुछ लेना देना नहीं होता। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते समय हम केवल कॉस्ट को, असेट की कॉस्ट को उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और वो 5 साल तक यूज होगी फर्म, तो इसका डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल लेते हैं? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। 5 लाख रुपए कॉस्ट है, एज्यूम करते हैं कि स्क्रैप वैल्यू 0 आएगी, तो 5 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख रुपीस एवरी मंथ विल बी चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन। अब आप देखिए जो मैंने कहा कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है इसमें डेप्रिसिएशन केवल एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब हमने 5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए, उस 5 लाख को, क्योंकि ये कैपिटल नेचर के हैं, ये कैपिटल आइटम है, सारा का सारा अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते। इंस्टेड आप जानते हैं हम एंट्री पास करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी को डेबिट करते हैं ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। लेकिन क्योंकि हमने ये सारे के सारे 5 लाख रुपए इस साल के एक्सपेंस नहीं काउंट किए हैं, बिकॉज 5 साल तक ये असेट हमें बेनिफिट देगा, इसलिए हम इसकी कॉस्ट को भी 5 इयर्स में एलोकेट या डिवाइड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन का केवल काम होता है कि कॉस्ट को उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर लो। वैल्यूएशन ऑफ असेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, इवन बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम जितनी कॉस्ट आई होती है माइनस स्क्रैप वैल्यू करके उसे उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर देते हैं और उतना ही अमाउंट हम चार्ज करते हैं, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
ये सारे टॉपिक्स आपने पहले 11th-12th में किए हुए हैं, इवन पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स भी आपने किए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहे हैं और थियोरी पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। ऑफ कोर्स ध्यान देते हैं, बट थियोरी पार्ट थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। तक्षशिला लर्निंग पर, जो कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर हम आपको सारे बेसिक्स आपको क्लियर कराएंगे, थ्योरी आपको इन डेप्थ बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक्स। तो आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। थ्योरी पार्ट आपने बहुत ही ध्यान से करने हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 75% पेपर थ्योरी होगा, ओनली 25% विल बी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ऑडिटिंग जो 30 मार्क्स की है वो तो पूरी की पूरी थ्योरी है, वेयर एज अकाउंटिंग जो कि 70 मार्क्स का है, उसमें भी ऑलमोस्ट 60% जो है वो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम आपको यहाँ पर थ्योरी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर टर्म्स में बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराएंगे, न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कराएंगे। तो इस तरह से इस अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ऑडिटिंग में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग में। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, merits, demerits of auditing, objectives of auditing, distinction between audit and investigation, ये बातें हम concept of auditing में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है types of audit। various types of audits are there। इनिशियली जो ऑडिट होता था वो फाइनेंस से रिलेटेड होता था, उसमें हम केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने के बाद, नई नई चीजें आने के बाद अब ऑडिट केवल फाइनेंशियल एरियाज का नहीं होता, इवन नॉन फाइनेंशियल एरियाज का भी ऑडिट होता है। फॉर एग्जांपल सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और इसके अलावा ऑपरेशनल ऑडिट, फंक्शनल ऑडिट, वेरियस न्यूमरस ऑडिट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी टाइप्स ऑफ ऑडिट में। तो उसमें फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एरियाज जो कवर होते हैं ऑडिट के, वो डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में टूल्स ऑफ ऑडिटिंग है, जिसमें ऑडिट करते समय ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है। वो क्या होता है ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा उसका, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कशन की जाएगी। और लास्ट जो चैप्टर है वो है ऑडिटर एंड रिलेटेड प्रोविजंस। उसमें डिस्कशन की जाएगी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स और ऑडिट रिपोर्ट, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम ऑडिटर एंड रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। तो ये तो था कि इस सब्जेक्ट के बारे में क्या है। अब थोड़ी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि जो CS फाउंडेशन में ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जनरल बातें क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि CS में जो फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पर आपको वो पेपर देना होगा। और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चंस में MCQ में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक आंसर टिक करना होगा। पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है। इन ऑल 50 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो 100 नंबर का ये पेपर है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अकाउंटिंग जैसा मैंने कहा 70 मार्क्स का है, इसलिए उसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे। 35 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच will be for accounting
and 15 questions of 2 marks each will be from auditing. तो 70 नंबर का पेपर आपका अकाउंटिंग से है, 30 नंबर का पेपर आपका ऑडिटिंग से है। 35 क्वेश्चन अकाउंटिंग में पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस आपको ऑडिटिंग में पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन दोनों का मिलाकर 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। तो आप देखिए, यू आर गेटिंग इवन लेस देन अ मिनट टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय भी नहीं है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। टाइम वेस्टेज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन एक फायदा है कि सीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए हमारा टिप्स आपको दें अगर, तो ये टिप्स हैं कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। इवन इफ आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, स्टिल यू अटेम्प्ट इट, क्योंकि अगर बाय चांस तुक्के से कोई ठीक हो गया तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और गलत है तो गलत है ही। अटेम्प्ट ना करने से तो 2 नंबर गए, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो बाय चांस सही हो गया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 75% थ्योरी होगी और 25% न्यूमेरिकल होगी। तो इस बारे में भी मैं आपको एक टिप दे दूं कि क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो आपने ज्यादा स्ट्रेस जो है वो थ्योरी पर करना है। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं, लेकिन ऑडिटिंग तो पूरी की पूरी थ्योरी है, और अकाउंटिंग में भी आपको थ्योरी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम आपको डिटेल में सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराएंगे न्यूमेरिकल्स, और इन थ्योरी और न्यूमेरिकल के बेस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। अच्छा, आप ध्यान रखिए कि क्योंकि थ्योरी पार्ट ज्यादा है, सिमिलरली थ्योरी में क्या होता है कि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए जब आप सीएस का अकाउंटिंग का पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लें, बिकॉज उसमें आपका टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। वो क्वेश्चंस में कोई भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने के बाद आप न्यूमेरिकल के वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनमें कैलकुलेशंस कम है, बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, और लास्ट के लिए छोड़ दें वो वाले क्वेश्चंस जिनमें लेंथी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, बिकॉज उनमें टाइम लग सकता है। तो अगर आप उन्हें पहले करते हो तो आपके वो वाले क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे जो आपको आते थे या आप टिक मार्क कर सकते थे। तो इसलिए पहले थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद वो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले अटेम्प्ट करें जिनमें कैलकुलेशंस कम है, और लास्ट में आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें जो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशंस ज्यादा है, वो वाले क्वेश्चंस आप एट द एंड इन्वॉल्व करें, अटेम्प्ट करें। अब हम बात करते हैं तक्षशिला लर्निंग पर हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे या किस तरह के टिप्स आपको देंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम आपको डिटेल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे। हर एक चीज जो भी हम करेंगे, फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री करते हैं या रेक्टिफिकेशन करते हैं या बीआरएस करते हैं, तो वैसा क्यों किया, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। हर एक चीज के लिए आपको रीजनिंग देंगे, कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते समय आपको बताएंगे कि इन 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट है, और बाकी करेक्ट क्यों नहीं है उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होगी कि वो गलत क्यों है और ये सही क्यों है। सो डिटेल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कराएंगे, बिकॉज जब तक डिटेल में थ्योरी और लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया ही नहीं जा सकता।
तो जिस तरह से 11th और 12th की स्टडी होती थी इन डिटेल, वो तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे। इन एडिशन हम आपको मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, और वो भी रीजनिंग के साथ कि ये जो आंसर हम कह रहे हैं कि ये करेक्ट है, तो वही करेक्ट क्यों है, दूसरे करेक्ट क्यों नहीं है, वो गलत क्यों है, उनके बारे में आपको बताया जाए। इन एडिशन हम आपको टाइम सेविंग टेक्निक समझाएंगे इसमें, कि टाइम को किस तरह से सेव किया जाए। अभी एक बात मैंने आपसे की कि आप थियोरी पार्ट पहले कर लें, फिर आप वो वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें जो कि जिनमें कम कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद लास्ट में वो क्वेश्चंस करें जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा और टाइम सेविंग क्वेश्चंस टेक्निक्स वेरियस आएंगी, जो कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते समय आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि आप इसमें किस तरह से अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं, और एमसीक्यूज को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए उसके भी टिप्स हम आपको देंगे। तो टाइम सेविंग टेक्निक्स या टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। लेट अस सपोज कि सेल्स जो है वो, एक क्वेश्चन आपके पास आया और उस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिखा है कि सेल्स इज 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% on cost, calculate cost। ये आया और उन्होंने आपको 4 आंसर दे दिए। 40,000 एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 50,000, थर्ड ऑप्शन है 37, थर्ड ऑप्शन है 37,500, और फोर्थ ऑप्शन है लेट अस सपोज 45,000, या नन ऑफ दीज। इस तरह के 4 ऑप्शंस मानो उन्होंने आपको बनाकर दे दिए। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपेरेंटली हमको लगता है कि 50,000 की फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो 50,000 का 25% यानी कि 50,000 इंटू 25/100 12,500 हो गया। 50,000 में से आपने 12,500 माइनस किया और आंसर लिख दिया कि वो थर्ड है 37,500 रुपीज। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज हमारी टिप ये है कि जब भी परसेंटेज गिवन हो, जैसे कि यहाँ 25% लिखा है, उसके बाद के 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां क्या है? 25% ऑन कॉस्ट। और आप क्या कर रहे हो कि 50,000 का 25% कर रहे हो। क्या 50,000 कॉस्ट है? नहीं, ये तो सेल्स है। हमें क्वेश्चन ने 25% ऑन सेल्स थोड़ी ना कहा, इसलिए हम 50,000 का अगर 25% कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और वो माइनस करके कॉस्ट निकाल देते हैं 37,500, तो वो आंसर गलत है। तो फिर वो हम कैसे करें? उसके लिए आप जानते हो कि आप किस तरह से करते हो। आप करते हो लेट कॉस्ट बी एक्स, ऐसा मान लेते हो आप। लेट कॉस्ट बी एक्स, प्रॉफिट है 25% ऑफ x, x मल्टीप्लाइड बाय 25/100, दैट मीन्स x by 4। और फिर आपने लगाया कि कॉस्ट जो कि x है
उसमें अगर प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए जो कि x/4 है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स होती है, और सेल्स आपको गिवन है 50,000। तो कैलकुलेशन की 5x/4 इक्वल टू 50,000। सो x इक्वल टू 50,000 इंटू 4/5, 40,000 रुपीज, ये आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर कैसे करें? हम आपको टिप्स देंगे कि परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें। कितनी परसेंटेज है? 25%। इससे अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो दिस बिकम्स 1/4। 1/4 ऑन कॉस्ट जो होता है वो 1/5 ऑफ सेल्स होता है। हम क्या करते हैं कि इस परसेंटेज को पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन में, तो वो 1/4 आ गया। कॉस्ट का 1/4 सेल्स का कितना होगा? अब क्योंकि ये प्रॉफिट है, सेल्स कॉस्ट से ज्यादा है, तो अगर 1/4 कॉस्ट का है तो हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो वो 1/5 ऑफ सेल्स होगा। अगर 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/6 ऑफ सेल्स होगा। अगर वो 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/4 ऑफ सेल्स होगा। यानी कि हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने 25% ऑन कॉस्ट को कैलकुलेट किया, फ्रैक्शन 25/100 1/4, 1/4 ऑफ कॉस्ट, इसमें हम जो डिनोमिनेटर है 4 उसमें 1 ऐड किया, वो बन गया 5, वो 1/5 ऑफ सेल्स होता है। तो अब सेल्स है 50,000, उसका 1/5 आप कर लो। सेल्स का 1/5 50,000 इंटू 1/5 यानी कि 10,000, तो 10,000 इसमें प्रॉफिट है, 50,000 में से 10,000 माइनस करो, आपका 40,000 आंसर हो गया। आपको कुछ भी ये एक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम किस तरह से आपको टाइम सेविंग टेक्निक्स और टिप्स देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट हो सके और आप टाइम पर अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें और करेक्टली उसे अटेम्प्ट कर पाए और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। एक बात मैं आपको और बता दूं, सीएस में हर एक पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आपके सभी पेपर में 40% से ऊपर तो आ गए, लेकिन 50% एग्रीगेट नहीं बन पाया, आप सभी पेपर्स में फेल माने जाएंगे और आपको सारे पेपर दोबारा से कर देने होंगे। लेकिन एक बात है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60% से ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो पेपर आपका क्लियर माना जाता है और फिर आपको बाकी पेपर्स देने होते हैं अगर आपके 50% एग्रीगेट नहीं बने। सिमिलरली आपके सभी पेपर में 50% से ज्यादा है, लेकिन एक पेपर में आपके 40% से कम मार्क्स है, आप फेल गिने जाओगे, आपको सारे के सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। इसलिए आपको हर एक पेपर की तैयारी बहुत ढंग से करनी, ताकि आपके कम से कम 40% मार्क्स तो हर पेपर में आ जाएं। जिस पेपर में आपको ज्यादा स्कोरिंग नहीं लग रहा वो पेपर में भी आपको पास होना जरूरी है, आपको कम से कम 40% मार्क्स उसमें चाहिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो पेपर आपने पहले से किया है, फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग आपने पहले से की हुई है, ये आपको आती है, तो इस पर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करके इसमें इतने मार्क्स ले आए कि ये आपके दूसरे पेपर्स के मार्क्स जिनमें कम आए हैं उनको कवर कर पाए और आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स हो पाए। तो आज की डिस्कशन मैं इतनी ही करता हूं। आप तक्षशिला लर्निंग से सब्सक्राइब करें और इन सब चीजों का फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन। थैंक यू।